आपके ज़माने में भी एमएलए की शिकायतें होती थी मंत्रियों से? नाराज़गी भी बीच में होती थी, ऐसी बात नहीं। और अगर कोई नाराज़गी हो भी जाए, हम कोशिश करते हैं उसको सॉर्ट आउट करने की। आज की नाराज़गी को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं बात दाची गांव की करूं कि दाची गांव में बैठक हुई, क्लास है और हेड मास्टर साहब जब मास्टर साहब किसी को डांट देते हैं, वो तो स्वाभाविक बात है। तो ऐसा तो नहीं है पहली बार मंत्री बन के अभी समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, और अपने एमएलए के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पहली बार बने या दूसरी बार बने, हम भी तो पहली बार बने थे। पहली दूसरी की बात नहीं होती। सवाल है कि पार्टी की कमिटमेंट, पार्टी की लीडरशिप की कमिटमेंट। अगर आप कुर्सी पर बैठते थे ना, कई मंत्री तो आजकल कुर्सियों को सिर पे बिठा लेते हैं। ये अपनी अपनी सोच है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सुनील शर्मा, लगातार बयान आ रहे हैं कि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बस थोड़े दिन की मेहमान है। यहाँ की जो लोकल बीजेपी है, ये अपनी दिल्ली लीडरशिप को गुमराह करते रहे कि हम यहाँ सरकार बना सकते हैं, हम कश्मीर में इतने एमएलए लाएंगे, उतने एमएलए लाएंगे, हवा में बातें करते रहे। आपको लगता है पैसे के दम पे वोट लिया गया? इन्होंने एक तो पैसे के दम पे, दूसरा धर्म के नाम पे, और तीसरा हाइप किया कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। टीएमसी शायद कांग्रेस में विलय कर रही है। देखिए, किसी पार्टी का टूटना जो करना, एक तो खुद टूटती है, एक ये गवर्नमेंट तोड़ रही है। ऐसा ही खतरा कहीं एनसी को तो नहीं अंदर से सताता? देखो, एनसी बहुत बड़ी पार्टी है, इसकी लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब जब भी केंद्रीय गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से मिलते हैं, क्या हर बार स्टेटहुड की बात रखते हैं? इसलिए तो उमर साहब ने फैसला किया है कि हम जाएंगे जंतर मंतर पे, जहाँ पार्लियामेंट के बाहर बैठ के तो अपनी डिमांड रखेंगे इसकी। अंदर से बीजेपी के एमएलए भी परेशान है कि स्टेटहुड मिल जाए तो अच्छा है। बीजेपी का एमएलए वैसे ही परेशान है। जम्मू जिले में 11 सीटें जीती गई, यहाँ एलओपी नहीं बना। ये एक बात एमएलओ के दिल में है। ये 2 सीटों में एक आदमी एलओपी बना दिया, तो ये एक बड़ी आम चर्चा है। सर, पहले स्पेशल स्टेटस था, आज हम वीक हैं। जम्मू कश्मीर की असेंबली सबसे मजबूत असेंबली थी जब हम 370 था। जबरदस्त गर्मी का मौसम है और आसमान से आग उगल रही है, मगर चाहे आप नींबू पानी पी लो, नारियल पानी पी लो या फिर गन्ने का रस, मगर जो मज़ा चाय में है वो कहीं नहीं है। वैसे ही जो हमारा प्रोग्राम चाय टॉक है, वो गर्मी हो, सर्दी या बरसात, चलता रहता है। जब भी हमें कोई ऐसा मेहमान मिलता है जिसके साथ चाय पी के गपशप की जाए, हम वो मौका कभी नहीं खोते। और आज वैसा ही एक मौका आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर अजय सदोत्रा साहब के साथ चाय पिएंगे और गपशप करेंगे, क्योंकि कहते हैं चाय पीने से आपके पेट का हाजमा, पानी का सिस्टम ठीक रहता है। वैसे ही जानते हैं कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाजमा इस समय है कैसा, और दाची गांव की ठंडी हवा में जो गरम गरम हवाएं आई हैं उसका असर कितना है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। पुराने पॉलिटिशियंस और लीडर्स की एक बहुत ख़ास बात होती है, जब आप उनके साथ चाय पीने बैठें तो फिर चाय का पता नहीं चलता कितने कप आ रहे हैं और कितनी गपशप चल रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत डेप्थ होती है। और ये जो पुराने लोग थे, इनके पास एक्सपीरियंस और सुनाने को किस्से बहुत होते हैं। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर लीडर अजय सदोत्रा जी के साथ आज का चाय टॉक, गपशप भी होगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक बातचीत भी होगी, और ये भी देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदलाव कितने आए हैं। तो साहब, कितना बदलाव आया पॉलिटिक्स में फिर पहले से? नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी बदली है? नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, वो एजेंडा, हालांकि बीजेपी ने उस एजेंडे को छीनने की कोशिश की जी। मगर इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो में 370 की बात की, 35 की बात की, रिस्टोरेशन ऑफ असेंबली इसकी स्टेटहुड की बात की, तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और लोगों ने उसको माना। और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के जो
दिल की बातें थी वो कहने की कोशिश की मैनिफेस्टो में। जहाँ तक लगा आपका सपोजिंग नौजवानों के लिए और नौकरियों के लिए, अब ये कहते हैं जी आपने कहा था 1 साल में हम लाख नौकरी देंगे, 1 साल किसी ने नहीं बोला था। अगर मैनिफेस्टो पढ़ो वहाँ के 5 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, तभी 5 साल हुए नहीं तो ये कहते हैं अभी क्यों नहीं हुआ। मतलब ऐसी बात है। नेशनल काउंसिल में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि नेशनल काउंसिल जो है फारूक अब्दुल्ला साहब की रहनुमाई में, उमर अब्दुल्ला साहब की रहनुमाई में नेशनल काउंसिल चल रही है, आगे भी चली है। फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ फारूक साहब आज भी प्रेसिडेंट हैं जी, हम उनके साथ एडिशन जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा सो साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब से लेकर उमर अब्दुल्ला साहब तक आपने लंबा समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया है, और अगर मैं सही हूं तो पंडित गोविंद राम शर्मा जी और बोधराज बाली जी के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू से आई, उसमें आप, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, और उसके बाद फिर आगे दविंदर सिंह राणा साहब, ये एक लोग थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे। उसमें आज राणा साहब इस दुनिया में नहीं हैं, सलाथिया साहब बीजेपी में चले गए, और आप आज भी हल के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि उस नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस में लीडर्स में बदलाव आया है? देखो बात यह है कि 96 में हम लोग MLA बने जी, उसमें मैं भी 30 साल हो गए। हाँ, मैं भी बना पहली दफ़ा जी, मैं भी बना, गोविंद राम जी भी बने, अपने बोधराज बाली ना नहीं, वो नहीं बने। सलाथिया बने और आज़ाद शत्रु बने, 4 बने। तो बोधराज बाली साहब कभी MLA नहीं बने, फिर भी पार्टी ने उनको वो बनाया, मंत्री बनाया, और वो अपने MLC बनाया, सूबाई सदर भी रहे। उन्होंने काफ़ी पार्टी के लिए काम किया। अब जब हम पार्टी में, हमने शेख साहब के साथ भी काम किया। मैंने पहली दफ़ा जब म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ी 80 में, तो उमर अपने शेर कश्मीर जो थे वो पार्टी के प्रेसिडेंट थे और चीफ मिनिस्टर थे। मुझे याद है कि शेर कश्मीर भवन का जो हमारा ऊपर का हाल है, उसमें जो स्टेज है, तो हम भी उस स्टेज पे बैठे थे। शेख अब्दुल्ला साहब के वक्त टोटल डिसिप्लिन था, यानी कोई लिहाजदारी नहीं थी। तो उसमें यह था कि वाहिद शेख अब्दुल्ला साहब कुर्सी पे बैठते थे, बाकी सब सीनियर लोग, मेरे जैसे जूनियर लोग, सब ज़मीन पे। तो हम जब इलेक्शन लड़ने लगे तो वहाँ हम बैठे थे, कैंडिडेट तकरीबन स्टेज पे बैठे थे। उस वक्त 23 वार्ड थे। अच्छा, तो जब हमने इलेक्शन लड़ा तो वो शेख साहब ने पर्ची आने लगी मुझे पे, जिनको बोलो हमको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे दो। मैं भी उसमें, जिसको कहते हैं एक नादानी में, जो पर्ची आई मैंने इकट्ठी करके शेख साहब को दे दी। उस सब में लिखा था पैसे दे दो। तो शेख साहब ने अपनी तकरीर में कहा, उसने कहा भाई मैंने जदोजहद की है बड़ी, लोगों में रह के, और वो जो कश्मीरी कुलचा था उसको कश्मीरी में कहते हैं चुचूरू, चुचूरू को पानी में भिगो के खाया है। तो लिहाजा हमें जदोजहद करनी है, हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो शेख साहब ने उस लाइन पे बात की। तो है आपने शेख साहब के साथ भी मौका मिला काम करने का, फारूक साहब के साथ भी मिला, उमर साहब के साथ भी मिला। तो ये मैंने एक बात देखी कि इनकी कोशिश ये होती है कि जो भी बने वो डिलीवर करे, वो लोगों में जाए, लोगों में डिलीवर करे, गवर्नेंस की एक अच्छी रेपुटेशन बने। क्या चीफ मिनिस्टर उमर साहब हों, फारूक साहब हों, और इनकी कोशिश थी जम्मू को भी साथ ले जाने की। जम्मू को अलग नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि आपने देखा जब शेख साहब चीफ मिनिस्टर बने तो कोई MLA नहीं था हमारा, सब MLC बन के बने। उसमें आपके देवदास ठाकुर साहब थे, और पंडित परमानंद जी थे, अत्री साहब थे, तो एक आधा कोई और था। तो मगर वो जम्मू के थे, बट देवर ऑल MLCs। और 96 में पहली दफ़ा हम 4 MLA जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आए थे, और फारूक अब्दुल्ला साहब ने उन 4 MLA आने के जगह 8 हमको दरवाजे खोल दिए, यानी 8 लोगों को मिनिस्टर बना दिया। वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नॉर्मली 4 आए हैं, चल यार एक ले लो। उन्होंने इन 4 को बनाया, इसके साथ 4 और बनाए। और हमें उस वक्त ये हिदायत थी कि अगर आप लोग बने हैं तो जिन लोगों ने बनाया उनको तब्दीली महसूस होनी चाहिए।
तो साहब आप 2 बार मिनिस्टर रहे हैं और एक बार आप फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार में रहे हैं, फिर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में। दोनों के काम करने के तरीके में कितना फ़र्क है? दोनों चाहते थे कि डिलीवरी अच्छी हो, गवर्नेंस अच्छी हो और कोई इंटरफेरेंस नहीं। मेरे पास उमर अब्दुल्ला साहब के दौर में प्लानिंग डिपार्टमेंट रहा, कोई इंटरफेरेंस नहीं। मेरे पास फूड सप्लाई ट्रांसपोर्ट रहा, मेरे पास रूरल डेवलपमेंट रहा, मेरे पास एग्रीकल्चर रहा, तो मेरे पास प्लान ये रहा, लेबर रहा, एम्प्लॉयमेंट रहा। मतलब किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं थी, ना फारूक साहब की ना उमर साहब की, अपने अपने दौर में। मगर उनकी एक ही बात थी कि जैसे ना उनकी एक ख्वाहिश थी कि गवर्नेंस अच्छी हो, डिलीवरी अच्छी हो। अच्छा, आपके ज़माने में भी MLA की शिकायतें होती थी मंत्रियों से? हम कोशिश करते थे कि MLA जो हैं हमारे हिसाब से आज भी मैं समझता हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर हैं खासकर गवर्नमेंट के। तो हम सोचते थे उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। और कश्मीर का भी मेरा ख्याल कोई कोना होगा जहाँ मैं गया नहीं, हर जगह गया हूँ। उस दिन मिलिटेंसी में मुझे याद है कि साउथ का कोई एरिया मैंने नहीं छोड़ा जो मिलिटेंसी में मैं गया नहीं, हर जगह मैं गया। साउथ में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी होती थी, नॉर्थ में गया, इधर अपने गुरेज में गया, वो पूरा क्रॉस करके जाना था, वो सोपुर वगैरह उस वक्त बड़े हार्ड थे, तो वो सारा गया था। मगर यह है कि नाराज़गी भी बीच में होती थी, ऐसी बात नहीं। और अगर कोई नाराज़गी हो भी जाए हम कोशिश करते हैं उसको सॉर्ट आउट करने की। आज की नाराज़गी को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं बात दाची गांव की करूं कि दाची गांव में बैठक हुई और जो सामने आया, इवन डिप्टी CM और एक मंत्री हैं आपके जो निर्दलीय आपके साथ हैं सतीश शर्मा, उन्होंने तो कैमरा पे भी बोल दिया मीडिया के सामने कि भाई हमें डांट पड़ी है उमर साहब से। तो आपको लगता है कि उमर साहब थोड़ा गुस्से में थे? जब लीडरशिप है तो डांट पड़ना लीडरशिप से एक स्वाभाविक बात है। जैसे समझो क्लास है और हेड मास्टर साहब जब मास्टर साहब किसी को डांट देते हैं वो तो स्वाभाविक बात है। मगर जो कमी पेशी है वो तो अलग है। मंत्रियों को मैं दाद देता हूँ कि बड़ी इस मुश्किल में वो काम कर रहे हैं, डुअल कंट्रोल में, मगर फिर भी कहीं हो सकता है उनसे भी कोताही होती हो। नहीं, पर एक बात है ना, मंत्रियों को इंडिपेंडेंस भी तो है। जैसे आप कहते हैं उमर साहब दखल ही नहीं देते, तो काम करने का मज़ा भी है। मैं कहता हूँ बिल्कुल दखल नहीं देते, मगर फिर भी हो सकता है कि मंत्रियों को भी कोई मुश्किलात आती हो। मगर मैं ये सोचता हूँ कि MLA को साथ चलाना गवर्नमेंट में, खासकर पार्टी जिस गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी हो, वो बड़ा ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है सिवाय सकीना इत्तू के बाकी सभी पहली बार मंत्री बने हैं? तो ऐसा तो नहीं है पहली बार मंत्री बन के अभी समझ नहीं आ रहा कैसे करना है और अपने MLA के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? बात यह है कि पहली बार बने या दूसरी बार बने, हम भी तो पहली बार बने थे। पहली दूसरी की बात नहीं होती। सवाल यह है कि पार्टी की कमिटमेंट, पार्टी की लीडरशिप की कमिटमेंट। अगर मैं मिनिस्टर था, मेरी कोशिश थी कि मेरा हर कदम लीडरशिप को मजबूत करे, मेरा हर कदम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करे। मगर आप कुर्सी पर बैठते थे ना, कई मंत्री तो आजकल कुर्सियों को सिर पे बिठा लेते हैं। ये अपनी सोच है, मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहता, मैं किसी को कमेंट नहीं करना चाहता किसी के काम पे या क्या है, वो उनकी अपनी सोच है। मुझे उम्मीद है कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने डाची गांव में मीटिंग की, इसके बाद काफ़ी सुधार होगा। और सुनने में आ रहा है कि सुधार हुआ है, अब MLA से अप्रोच कर रहे हैं तो मंत्री उनकी बात सुन रहे हैं, उनके साथ फील्ड में भी एक्टिवली निकल रहे हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट है? निकलना भी चाहिए, ये तो डाची गांव तक बात ही नहीं आनी चाहिए, निकलना भी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब बड़ा तजर्बेकार आदमी है। अब 6 साल जो चीफ मिनिस्टर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कम से कम 4 साल मिनिस्टर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शाना बिशाना वो जाते थे बाहर कंट्रीज़ में, तो उनका एक तजर्बा है। हम बड़ी खुशकिस्मती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि हमारे पास लीडर बड़ी कदावर लीडरशिप है। यानी फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, 5 दफ़ा चीफ मिनिस्टर का हलफ लिया है और यूनियन मिनिस्टर रहे। बीजेपी से खासतौर पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, लगातार बयान आ रहे हैं कि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बस थोड़े दिन की मेहमान है। आपको क्या लगता है बयान ही है या पार्टी को कोई तोड़ने वोड़ने की कोशिश हो रही है? ये चुनी हुई सरकार है, बीजेपी को कभी डाइजेस्ट नहीं हुआ यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनेगी।
यहाँ की जो लोकल बीजेपी है ये अपनी दिल्ली लीडरशिप को गुमराह करते रहे कि हम यहाँ सरकार बना सकते हैं, हम कश्मीर में इतने एमएलए लाएंगे, उतने एमएलए लाएंगे, हवा में बातें करते रहे। जम्मू सूबा सारा हमारे साथ होगा। अल्टीमेटली 29 तक पहुँचे जी। वो भी कैसे पहुँचे, मैं खुद लड़ा हूँ, मुझे पता है कि देखो आप कहते हैं ना मोदी 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 साहब की बात करते हो, ठीक है, मोदी साहब के बावजूद भी जितना बीजेपी ने इलेक्शन में पैसा खर्चा शायद कोई पार्टी खर्च सकती है। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि हम कहते हैं ना मोदी साहब के नाम पे वोट है, ठीक है, अगर मोदी साहब के नाम पे वोट है फिर पैसा खर्चने की क्या जरूरत है। आप हर एमएलए को पूछिए, इवन ये जो रोज आपको नारा लगा रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट टूट रही है, उनको पूछिए आपने कितने पैसे खर्चे। तो आपको लगता है पैसे के दम पे वोट लिया गया? इन्होंने एक तो पैसे के दम पे, दूसरा धर्म के नाम पे, और तीसरा हाइप किया कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। मैं आपको बात बताऊं, हमारा देश बहुत महान है जी। हमको चाइना या पाकिस्तान से खतरा नहीं, हमको खतरा है अंदर जो लोग जहर फैला रहे हैं। ये कौन लोग हैं? बीजेपी के बिना और कोई नहीं ऐसी बात कर रहा। आगे भी गवर्नमेंटें रही हैं, हारना जीतना एक बात है, किसी स्टेट में हार गए, किसी में जीत गए। यहाँ तो ये ऐसे जैसे अब मिसाल के तौर पे बदकिस्मती है देश की। हमारे जो देश है इसकी डेमोक्रेसी का जो लोया है पूरी दुनिया में माना जाता है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, और उस डेमोक्रेसी के 25 लाख वोटरों को वोट नहीं डालने दिया। और कितनी बदकिस्मती है। हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनको, मगर एक लोगों का विश्वास तोड़ दिया। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्या इसने सुप्रीम कोर्ट ने, कि 25 लाख लोगों को कहा यार अगर आज नहीं आप वोट डाल पाए अगली दफ़ा डाल लेना। अब बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल की बात कर रहा हूँ। बड़ी बदकिस्मती है। जब इस किस्म का माहौल है तो फिर कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? तो टीएमसी भी टूट रही है, टीएमसी शायद कांग्रेस में विलय कर रही है। देखिए, किसी पार्टी का टूटना जो करना, एक तो खुद टूटती है, एक ये गवर्नमेंट तोड़ रही है। और शायद इनको नहीं पता जब इनकी टूटने की बारी आएगी कोई नज़र नहीं आएगा। नहीं तो ऐसा ही खतरा कहीं एनसी को तो नहीं अंदर से सताता? देखो, एनसी बहुत बड़ी पार्टी है, इसकी लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है, इसके लोग, ममता बनर्जी भी तो स्ट्रांग है, इसके लोग बड़े कमिटेड हैं, एमएलए साहबान बड़े कमिटेड हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। पिछले 10 साल जब गवर्नमेंट नहीं थी 14 से 24 तक, तो हमारे जो एमएलए आज बने हैं उन्होंने बड़ा एक रोल अदा किया। मगर आपके 2 बड़े नेता तो चले गए थे बीजेपी में। कोई जाए, कोई रोक नहीं सकता। और जो चले गए इलेक्शन से पहले गए, इलेक्शन के बाद नहीं गया कोई, वो चले गए, एमएलए बनने गए, बन गए, ठीक है, मगर लीडर नहीं बन पाए। एमएलए बनना आसान है, एक लीडर बनना, यहाँ एक उनको एहतराम मिला, इज्जत मिली, लीडर बनाया पार्टी ने, और उसको छोड़ के चले गए। बदकिस्मती है। तो साहब, उमर साहब अभी दिल्ली में थे और खैर वो मंत्रियों से बाकी तो मिले केंद्रीय, मगर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई। जब भी वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं हमेशा उनकी तरफ से मैसेज बड़ा पॉजिटिव आता है कि अच्छी बातचीत हुई है। वो उन्होंने एक बार एक बयान में भी कहा था कि ऐसा तो है नहीं है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, कहूंगा स्टेटहुड दे दो, वो मुझे उठा के दे देंगे और मैं स्टेटहुड लेके आ जाऊंगा। मगर क्या उमर अब्दुल्ला साहब जब भी केंद्रीय गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से मिलते हैं, क्या हर बार स्टेटहुड की बात रखते हैं पॉजिटिवली? देखिए, जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो, उसमें स्टेटहुड का हमने पूरे ज़ोर से कहा है। रिस्टोरेशन ऑफ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है उसकी बात की है। तो जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, या होम मिनिस्टर से मिलेंगे, या बाकी मंत्रियों से मिलेंगे, यकीनन ये बात होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली में कांग्रेस की हो, बीजेपी को हो, बीएसपी हो, किसी की भी हो, वर्किंग रिलेशन रहने चाहिए। बिल्कुल। मतलब हमने गवर्नमेंट चलानी है, लोगों की बेहतरी करनी है। अगर हम कहेंगे हम प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे, जहाँ होम मिनिस्टर से मिलेंगे, रेलवे मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे, जहाँ रोड मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे, वो बात नहीं चलती। आपके उमर साहब से अच्छे रिलेशन है, हर बार बातचीत होती है। उमर साहब क्या कहते हैं कि स्टेटहुड आ जाएगा 29 तक, ऐसी केंद्र सरकार ने उन्हें सांत्वना दिया है या उनको बताया है, या फिर उनको लगता है कि बिना उसके भी अब सरकार ठीक चल रही है? इसीलिए तो उमर साहब ने फैसला किया है कि हम जाएंगे जंतर मंतर पे, जहाँ पार्लियामेंट के बाहर बैठ के तो अपनी डिमांड रखेंगे इसकी। आपने बात की, मैं तो बीजेपी को भी कहता हूँ कि बीजेपी के 29 एमएलए हैं, वो भी आपके साथ आए?
आना चाहिए, उनको बैठना चाहिए। स्टेटहुड की बात है, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बात नहीं है, ये कोई फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए बात नहीं है, या उमर अब्दुल्ला साहब के लिए बात नहीं, या मेरे लिए बात नहीं। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की कर रही है। लोगों की बेहतरी होगी, लोगों की तरक्की होगी। और बीजेपी के भी एजेंडे में था, बिल्कुल था, कांग्रेस के एजेंडे में था, पीडीपी के एजेंडे में था, यानी मैनिफेस्टो में। अगर सब पार्टियों के था तो यहाँ उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जाने से आपको लगता है अंदर से बीजेपी के एमएलए भी परेशान है कि स्टेटहुड मिल जाए तो अच्छा है? बीजेपी का एमएलए वैसे ही परेशान है। अच्छा, बात यह है कि जो एलओपी साहब बने हैं उनके ज़िले में 2 सीटें जीती गई, एक एलओपी बन गए। जम्मू ज़िले में 11 सीटें जीती गई, यहाँ एलओपी नहीं बना। ये एक बात एमएलओ के दिल में है, मतलब अंदर से वहाँ पर भी शिकायतें हैं। वहाँ भी शिकायतें हैं। अब वो शिकायतें कब बाहर आएंगी वो आपको पता लगेगा जब आती हैं, मगर उनके दिल में भी है कि हम जम्मू के लोगों ने 11 सीटें दी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के। कठुआ वाले कहते हैं हमने 6 दी, तो हमें क्यों नहीं दिया गया और इसको 2 सीटों में एक आदमी एलओपी बना दिया। तो ये एक बड़ी आम चर्चा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सिंसियर है, खासकर जम्मू के लोगों के साथ, उनके साथ बिट्रे नहीं करना चाहिए। इन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होकर स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। अगर उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट के सामने जहाँ वहाँ जंतर मंतर में जाते हैं तो इनको भी जाके कहना चाहिए हम प्राइम मिनिस्टर के पास भी चलेंगे, सब लोग जाएं प्राइम मिनिस्टर के पास, उमर साहब भी जाएं प्राइम मिनिस्टर के पास, जाके भाई हमको स्टेटहुड दे दो, ये लोगों की बेहतरी के लिए है। ये तो उनका वायदा है जी, बीजेपी ने भी कहा है। हाँ। बीजेपी का पार्लियामेंट में वायदा है आपकी सही समय आने पर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछता हूँ जी, मैं बार बार प्रेस वालों को कहता हूँ, यार मुझे ये तो बता दो कि सही समय किसको कहते हैं, एप्रोप्रिएट टाइम की हिंदी क्या है या उर्दू क्या है। अब आपने 19 में यहाँ तोड़ फोड़ की, यानी 370 तोड़ा और इसको 35 विड्रा किया, तो मुझे बताइए कि आज हो गए 7 साल, एप्रोप्रिएट टाइम आने में कितना टाइम लगता है? ये होम मिनिस्टर साहब बता दें, प्राइम मिनिस्टर साहब बता दें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को। यहाँ मैंने सुना पिछले दिनों में एलजी साहब ने कहा कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर पे और होम मिनिस्टर की बात पे यकीन करना चाहिए। हमने 7 साल किया। एलजी साहब ही बता दें कितने साल और यकीन करना चाहिए? सर पहले स्पेशल स्टेटस था, आज हम वीक हैं। जम्मू कश्मीर की असम्बली सबसे मजबूत असम्बली थी जब हम 370 था। आज हम वीक हैं। शायद बीजेपी को इसमें मज़ा आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हमने कमज़ोर कर दिया, हालांकि डेमोक्रेसी में लोगों को मजबूत करना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और आप बीजेपी के आर्क राइवल कांग्रेस के साथ बैठते हो, तो इसलिए भी डिले हो रहा है स्टेटहुड? देखो बात है, ये कोई इंडिया ब्लॉक को नहीं देना है आपने, या उसको नहीं देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को देना है। आप लोगों की बात करो ना, आप ब्लॉक में यहाँ कहाँ चला गया काम? यहाँ तो इंडिया ब्लॉक की बात है। पहले तो यहाँ स्टेट की बात है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, जम्मू के लोग क्या चाहते हैं। यार जम्मू ने आपको 29 सीटें दी, आप उनके साथ बिट्रे कर रहे हैं और अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए रोयल राग लापते हैं। ओ सरकार जा रही है, सरकार टूट रही है। मैं एक बड़े दावे के साथ कहता हूँ 29 तक चलेगी। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार पूरे 5 साल निकालेगी, 29 तक चलेगी, और परमात्मा ने चाहा अगले 5 साल भी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार बनेगी। लगता है कि अगले 5 साल वाले स्टेटहुड के साथ आएंगे? मुझे लगता है इसमें आएंगे, इसमें आ जाएगा। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बड़ा रेवोल्यूशनरी फैसला किया है कि हम वहाँ जाके बैठेंगे, तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये चाह क्या रहे हैं। कोई हम आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं मांग रहे, आउट ऑफ बॉक्स कुछ नहीं मांग रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मांग रहे, वही मांग रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय होम मिनिस्टर ने वाज दफ़ा कहा है, स्टेजों पे भी कहा, पार्लियामेंट में कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये विश्वास दिलवाया कि हम इनको पहले करेंगे डिलिमिटेशन, फिर करेंगे इलेक्शन और फिर करेंगे स्टेटहुड। मगर मैं कहता हूँ इलेक्शन उन्होंने नहीं की, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया भाई आप इलेक्शन कराओ।
29 MLA जो उनको मिले हैं जम्मू के लोगों ने दिए हैं, अगर जम्मू को लोगों के साथ इंसाफ करना चाहती है तो आपके साथ जंतर मंतर आए। वो अगर हमारे साथ नहीं आना चाहते, हम मैं कहूँगा आप मेरे हमारे साथ आए, नहीं आना चाहते, उसी दिन वो प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर धरने पे बैठ जाएं कि साहब हमारी पार्टी का मसला हमको दे दो, क्योंकि ये उनकी तो मैनिफेस्टो में था। वो इस बात पे बात नहीं करेंगे, वो इसी बात पे अप्रोप्रिएट टाइम। यार अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है मुझे भी बता दो, इसकी हिंदी बता दो, उर्दू बता दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक समय बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी और बड़े पावरफुल मिनिस्टर या लीडर्स होते थे। हम कश्मीर की बात करें, अली मोहम्मद सागर साहब जो आज भी विधायक हैं, मुबारक गुल हैं, रातर साहब हैं, वो तो अब स्पीकर हैं, आप थे। आज आप जैसे पुराने जो लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उतनी ही सुनी जाती है पार्टी में या आज साइड लाइन है? देखो बात है, ये मिनिस्टर बनाना नहीं बनाना ये तो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, पार्टी क्या डिसाइड करती है इसमें। मगर सवाल पार्टी का है, सवाल लीडरशिप की कमिटमेंट का है, उसके लिए सारे खड़े हैं। अब कश्मीर से जिनका हमने नाम लिया वो सब MLA जी। अब हम MLA तो नहीं है, हम तो बदकिस्मती से हार गए। मगर हमारी, अगर आप जीत गए होते तो आज आप डिप्टी CM होते। हमारी कमिटमेंट है पार्टी के साथ, हमारी कमिटमेंट है लीडरशिप के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट हो ना हो, डंडे पड़े, गिरफ्तार हों, ये हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कमिटमेंट है, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट को कोई नहीं रोक सकता। और बड़े बड़े यहाँ माहौल बने, बड़े बड़े लोगों ने आके हमें अप्रोच भी किया, मगर हमने किसी को वो मतलब वो कहते हैं ना, डोगरी में कहते हैं लड़ नहीं पकड़ाया। कोई लड़ नहीं पड़ाया। क्यों? कि हमको पता है कि हमने पार्टी के साथ चलना है और हमने बड़ी ईमानदारी के साथ सियासत की है। हमने कभी ऐसी सियासत नहीं की जिससे कोई कह सके कि हमने कोई ऐसी बात की। तो वैसे अगर असी एक रूटीन च दिखचे कि एक समय हा जियां लोगों के बड़े मसले होंदे हे, लोग मंत्रियों को जाते हैं, हल होंदे हे, क्या अज जनता का काम हो पा रहा है इस सरकार दे विच? देखो बात यह है कि मसले आज भी हल होते हैं, ऐसी बात नहीं। अब आपने सपोज करो जैसे जम्मू में 29 MLA दिए हैं बीजेपी हैं, ठीक है। अब ये MLA का काम बनता ना कि मसले उनके हल करवाएं। इनको पता है मसले हल करने से कुछ नहीं निकलना। बाद में हमने कहना है हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है, मुस्लिम खा जाएगा, उधर कहेंगे देश खतरे में है, तो वो उससे काम करेंगे। मैंने आपको कहा देश हमारा बड़ा मजबूत है, इसकी जड़ें पाताल तक है। हिंदू धर्म बड़ा मजबूत है, इसकी जड़ें पाताल तक है। और हमारा सेकुलर मुल्क है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रहना है। हिंदुओं का फर्ज है अपने धर्म के साथ चलो, मुस्लिम अपने धर्म के साथ चले, ईसाई अपने, सिख अपने, मगर सब धर्म जब एक दूसरे को यही सिखाएंगे कि एक रहना। तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आते हैं। जब मंत्री होते थे तो एक तामझाम रहता ही है, और आपके टाइम पे जो मिनिस्टर्स का होता था, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारे MLAs रोज़ मिलते थे, जनता मिलती थी। आजकल तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल में रहते हैं मंत्री। अपने रूटीन शेड्यूल में अब कुछ बदलाव आया होगा या अभी भी आप जनता से उतना मिलते हैं, टूर करते हैं? रूटीन कम नहीं हो सकती, ये एक आदत में शामिल हो जाता है, ठीक है ना। अब मिसाल के दौर में मैंने जम्मू नॉर्थ से इलेक्शन लड़ा, मैं हार गया, मगर आज भी किसी कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं कोई रिलीजियस फंक्शन है, कहीं कोई सोशल फंक्शन है, आना जाना लगा रहता है, कहीं पार्टी मीटिंग है। अब मसलन मैंने मड़ से इलेक्शन लड़ा, 2 बार मैं MLA बना, तो मड़ में मेरा आना जाना काफ़ी है, क्योंकि वहाँ दुख हो सुख हो लोग याद करते हैं। और किसी को कोई काम हो, मुझे नहीं लगता कि MLA को इतने लोग टेलीफोन करते होंगे जितना मुझे करते हैं, क्योंकि हमारा एक रिश्ता उनसे रहा। और मैं मड़ वालों को कहता हूँ, मैंने कहा भाई आपका मुझ पर बड़ा एहसान है। अच्छा, आज मैं अगर कोई रोटी खाता हूँ तो मड़ के लोगों की बड़ी देन है, पेंशन मेरी लगी है। अगर मड़ के लोगों ने मुझे MLA नहीं बनाया तो शायद मैं सड़क पे होता। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ मड़ के लोगों का, वो मैं भूलता नहीं जो मड़ के लोगों ने मुझे प्यार दिया। मगर जम्मू नॉर्थ के लोगों ने भी कम नहीं किया, उन्होंने 20,000 मुझे वोट दिया, कोई छोटी बात नहीं। पहली दफ़ा मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा, 20 कॉन्स्टिट्यूंसी थी आपका, इतना 20,000 वोट दिया, और जिसमें हर किस्म के लोग थे। क्या मुस्लिम थे, क्या SC थे, क्या OBC थे, ब्राह्मण थे, राजपूत थे, सिख थे, जाट थे, हर किस्म के लोग। और मैं आपको एक बात बताऊं
कि ये जो इलेक्शन लड़ा मैंने जम्मू नॉर्थ से, इसमें बड़ी मुश्किल से कोई 5,500 के करीब मुस्लिम वोट थे। जी। मगर अगर मैं ये मानूं कि 3,000 मुझे मुस्लिम वोट मिला, 17,000 तो मुझे हिंदू वोट मिला, तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है। मगर ये है कि हम पैसा उनकी तरह नहीं खर्च सकते, बीजेपी की तरह। बहुत धन्यवाद सर। तो आज की चाय फॉर्मर मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही दिग्गज नेता अजय दोत्रा साहब के साथ, और बहुत मज़ा आया, बहुत पुरानी बातें हुई। चाय टॉक पे कुछ बातें आपने सुनी और कुछ बातें हमने ऑफ कैमरा भी की, या कि आखिर पुराने दिन कैसे हुआ करते थे, किस तरह से सिस्टम चलता था। मगर इनकी एक बात, इनका मानना है कि राजनीति उतनी नहीं बदली है जितना लोगों ने अपना आचरण बदल लिया है, और आज भी जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी चीज़ स्टेटहुड है, और स्टेटहुड के लिए मिलके ही लड़ना होगा। अगली बार किसी और के साथ चाय पियेंगे और गपशप करेंगे, तब तक के लिए